आज की इस चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे बड़े मिथक को तोड़ने वाले हैं जिसे शायद हम सब ने सच मान लिया है। हम अक्सर सोचते हैं ना कि जो क्षेत्रीय संस्कृतियां यानी हमारे आसपास के इलाकों का जो कल्चर आज हमें दिखता है, वो सदियों से बिल्कुल वैसा ही रहा होगा। दरअसल सच्चाई इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। एनसीईआरटी कक्षा 7 की पुस्तक के अध्याय 7 क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण पर आधारित इस विश्लेषण में हम ये समझेंगे कि कैसे अलग-अलग क्षेत्रों की भाषा, कला और परंपराएं एक बहुत ही जटिल और लगातार चलने वाली प्रक्रिया के जरिए विकसित हुई हैं। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। तो क्या हमारी क्षेत्रीय संस्कृतियां हमेशा से ऐसी ही थीं? क्या किसी खास जगह की भाषा, वहां का खाना या वहां के रीति रिवाज शुरू से वहीं तक सीमित थे? जवाब है बिल्कुल नहीं। असल में क्षेत्रीय संस्कृतियां कभी भी किसी बंद डिब्बे की तरह नहीं रहीं। ये लगातार बदलती रहने वाली और नए विचारों के लेन-देन से अमीर बनने वाली व्यवस्थाएं हैं। स्थानीय परंपराओं और उपमहाद्वीप के बाकी हिस्सों के विचारों ने मिलजुल कर एक दूसरे को हमेशा और बेहतर बनाया है। और इस पूरे विकासक्रम को गहराई से समझने के लिए हमने आज के इस विषय को 6 मुख्य हिस्सों में बांटा है। पहला, भाषा और क्षेत्रीय पहचान। दूसरा, जगन्नाथ संप्रदाय और सत्ता। तीसरा, राजपूतों की शूरवीरता। चौथा, कथक नृत्य की कहानी। पांचवां, लघुचित्रों की परंपरा। और आखिरी में बंगाली भाषा का विकास। ये 6 पॉइंट हमें कल्चर के असली निर्माण को समझने में मदद करेंगे। तो आइए सबसे पहले पहलू पर बात करते हैं, भाषा और क्षेत्रीय पहचान। अक्सर हम किसी को उसकी भाषा से पहचानते हैं, है ना? जैसे कोई तमिल बोलता है तो मान लिया जाता है कि वो तमिलनाडु से होगा। इसे समझने के लिए 9वीं शताब्दी के महोदयपुरम के चेर राज्य का उदाहरण लेते हैं, जो आज के केरल का हिस्सा है। यहाँ ध्यान देने वाली सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये जो ऐतिहासिक सबूत हमारे सामने है, ये उपमहाद्वीप के सरकारी रिकॉर्ड्स में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे शुरुआती उदाहरणों में से एक है। चेर शासकों ने अपने अभिलेखों में मलयालम भाषा और लिपि का इस्तेमाल किया था। सोचिए, ये सिर्फ एक भाषा का आना नहीं था, ये एक पूरे क्षेत्र की पहचान का लिखित रूप में सामने आना था। लेकिन एक बात और, ये भाषा अकेले विकसित नहीं हुई। 14वीं शताब्दी का एक बहुत ही जरूरी ग्रंथ है लीला तिलकम, जो व्याकरण और काव्यशास्त्र पर आधारित है। ये टेक्स्ट बड़ी खूबसूरती से बताता है कि शुरुआती लोकल भाषाएं अकेली नहीं थीं। ये ग्रंथ मणिप्रवालम शैली में लिखा गया था। अब इस मणिप्रवालम का मतलब क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है हीरा और मूंगा। यहाँ ये इशारा करता है 2 भाषाओं यानी संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा के एक साथ प्रयोग की तरफ। तो सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि लोकल भाषाओं ने संस्कृत के साथ मिलकर अपनी एक नई साहित्यिक पहचान बनाई। अब बढ़ते हैं दूसरे पहलू की तरफ, जगन्नाथ संप्रदाय और सत्ता। धर्म और विश्वास कैसे किसी क्षेत्र की पहचान बनते हैं, इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है ओडिशा के पुरी का जगन्नाथ संप्रदाय। क्या आप जानते हैं कि शुरुआत में जगन्नाथ एक स्थानीय देवता थे? उनकी लकड़ी की मूर्तियां वहां के स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा बनाई जाती थीं, लेकिन वक्त के साथ उन्हें भगवान विष्णु का रूप मान लिया गया। बात यहाँ तक पहुंची कि साल 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना पूरा साम्राज्य ही पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और खुद को भगवान का प्रतिनिधि घोषित कर दिया। जैसे जैसे इस मंदिर का महत्व एक तीर्थ स्थल के रूप में बढ़ता गया, वहां के समाज और राजनीति पर भी इसका असर बढ़ने लगा। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक तथ्य है कि चाहे मुगल हों, मराठे हों या फिर बाद में आने वाली इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने भी ओडिशा को जीता, सबने इस मंदिर पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश की। उन्हें पता था कि अगर मंदिर पर उनका नियंत्रण होगा तो स्थानीय जनता उनके शासन को आसानी से अपना लेगी। मंदिर पर नियंत्रण का सीधा मतलब था सत्ता पर नियंत्रण। चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ चलते हैं, राजपूतों की शूरवीरता। शूरवीरता या बहादुरी के आदर्श किसी इलाके की पहचान को कैसे बनाते हैं, ये राजपूतों से बेहतर कौन बता सकता है। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग आज के राजस्थान को राजपूताना कहते थे। सुनने में लगता है जैसे वहां सिर्फ राजपूत रहते होंगे, पर वहां और भी कई लोग थे। लेकिन हाँ, राजपूतों ने राजस्थान को एक बेहद खास कल्चर जरूर दिया। उनकी बहादुरी के किस्से चारण और भाट अपनी कविताओं और गीतों में गाते थे।
इन कहानियों में हार मानने के बजाय मौत को गले लगाना, स्वामी भक्ति, दोस्ती और अद्भुत साहस जैसे जज्बात भरे होते थे। और इन्हीं गीतों ने आम लोगों को इतना प्रेरित किया कि उस पूरे क्षेत्र की पहचान ही वीरता से जुड़ गई। इस वीरतापूर्ण कहानी में महिलाओं की भूमिका भी अहम थी। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स और कहानियों में इस बात का जिक्र मिलता है कि महिलाएं भी अपने शूरवीर पतियों का जीवन और मृत्यु दोनों में अनुसरण करती थीं। यहाँ तक कि विधवाओं द्वारा अपने मृत पतियों की चिता पर जीवित जल जाने की जो प्रथा थी, जिसे हम सती प्रथा कहते हैं, वो उसी आदर्श का एक सख्त और चरम रूप था जिसका उस दौर में कुछ समुदायों में पालन किया जाता था। इसके बाद हमारा चौथा पड़ाव आता है नृत्य, कथक की कहानी। अब थोड़ा परफॉर्मिंग आर्ट्स की बात करते हैं। ये कथक शब्द दरअसल कथा से निकला है, जिसका मतलब होता है कहानी। उत्तर भारत के मंदिरों में शुरू में कथाकार होते थे जो हाव भाव और संगीत से कहानियां सुनाते थे। फिर 15वीं सदी के भक्ति आंदोलन के दौरान इसमें राधा कृष्ण की रासलीला जुड़ गई। उसके बाद जब ये आर्ट फॉर्म मुगल दरबारों में पहुंचा तो इसमें एक नया निखार आया, नए फुटवर्क और चक्कर जुड़े। आगे चलकर ये दो अलग अलग घरानों में बट गया, जयपुर और लखनऊ घराना। और अवध के नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में तो इसने एक नया मुकामी हासिल कर लिया। एक बड़ी हैरानी की बात यह है कि 19वीं और 20वीं शताब्दी में ज़्यादातर अंग्रेज शासकों ने कथक को बिल्कुल पसंद नहीं किया, लेकिन कलाकारों ने हार नहीं मानी। उन्होंने चुपचाप इसे जिंदा रखा और आज़ादी के बाद आखिरकार इसे भारत के 6 मुख्य शास्त्रीय नृत्य रूपों यानी क्लासिकल डांसेस में मान्यता मिल ही गई। भरतनाट्यम, कथकली, ओडिसी, कुचिपुड़ी और मणिपुरी के साथ कथक भी शामिल हो गया। ये दिखाता है कि हमारी परंपराएं कितनी मजबूत होती हैं। अब आते हैं 5वें पहलू पर, लघु चित्रों यानी मिनिएचर्स की परंपरा। विजुअल आर्ट्स का ये हिस्सा बहुत कमाल का है। लघु चित्र या मिनिएचर, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, छोटे आकार के चित्र होते हैं जिन्हें आमतौर पर कपड़े या कागज पर वाटर कलर से बनाया जाता था। शुरुआत में ये ताड़ के पत्तों यानी पाम लीव्स पर बनाए जाते थे, लेकिन मुगल बादशाहों, विशेषकर अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने बड़े बड़े चित्रकारों को संरक्षण दिया, जो दरबार के खूबसूरत दृश्य, शिकार के सीन और इतिहास की किताबें इलस्ट्रेट करते थे। अगर हम इन दो अलग अलग शैलियों को ध्यान से देखें तो एक तरफ मुगल दरबार की बारीक आर्ट है और दूसरी तरफ पहाड़ी शैली। हुआ ये कि जब मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा तो बहुत से चित्रकार काम की तलाश में वहां से निकलकर नए क्षेत्रीय दरबारों में चले गए। इसका नतीजा क्या निकला? मुगल आर्ट स्टाइल स्थानीय कलाओं के साथ मिल गई और इसी मिलावट से हिमालय की तलहटी वाले इलाकों में बसोहैली और कांगड़ा जैसी बिल्कुल नई और दिलकश पेंटिंग स्टाइल्स का जन्म हुआ। और अब आते हैं अपने आखिरी यानी छठे पहलू पर, बंगाली भाषा का विकास। हमें लगता है ना कि जो भाषा जहाँ बोली जाती है वो हमेशा से वहीं की होगी। बंगाली भाषा का इतिहास इस सोच को पूरी तरह बदल देता है। पुरानी संस्कृत किताबों से पता चलता है कि शुरू में बंगाल के लोग ऐसी भाषा नहीं बोलते थे जो संस्कृत से जुड़ी हो। तो फिर बंगाली बनी कैसे? दरअसल भले ही बंगाली भाषा का उद्भव संस्कृत से माना जाता है, पर इसमें जनजातीय भाषाओं, फारसी और यहाँ तक कि यूरोपीय भाषाओं के हजारों शब्द शामिल हैं। ये सब स्वतंत्र सुल्तानों और बाद में मुगलों के शासन के दौरान इस भाषा में घुल-मिल गए थे। और यही विविधता वहाँ के साहित्य में भी दिखती है। शुरुआती बंगाली साहित्य को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक वो जो पूरी तरह संस्कृत पर निर्भर था, जैसे मंगल काव्य और भक्ति साहित्य, और दूसरा जो संस्कृत से बिल्कुल आज़ाद था, जैसे नाथ साहित्य और स्थानीय लोक कथाएं। एक ही जगह पे 2 बिल्कुल अलग धाराएं। ये साफ साबित करता है कि किसी भी कल्चर की जड़ें कितनी दूर दूर तक फैली होती हैं। तो इस पूरे विश्लेषण से हम क्या समझ सकते हैं? यही कि संस्कृति कोई रुकी हुई नदी नहीं बल्कि बहता हुआ समंदर है। भाषा हो, धर्म हो, आर्ट हो या खाना, सब कुछ वक्त और दूसरों के संपर्क में आने से बदलता रहा है। तो अगली बार जब हम अपने आसपास के इलाके को देखें, वहाँ के खाने या कला को एंजॉय करें, तो एक बार ज़रूर सोचें, इसमें से क्या वाकई यहीं का है और क्या बाहर से इतिहास का एक लंबा सफ़र तय करके हम तक पहुँचा है। ये वाकई में एक हैरान कर देने वाला पर बहुत दिलचस्प सवाल है। ऐसे ही सोचते रहिए और नई चीज़ें खोजते रहिए।